हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। हम लोग ईवीएस सीरीज शुरू किए हैं। ईवीएस का एनसीईआरटी सीरीज जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और ईवीएस एनसीईआरटी से संबंधित अब तक 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। किस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है एनसीईआरटी बुक से ही। आज हम जिक्र करेंगे, आज भी पार्ट 3 है एनसीईआरटी ईवीएस क्लास जो 3, 4, 5 के बच्चों की किताबें होती है, उसी किताबों से एक निचोड़ निकाल कर आपके पास ये इस वीडियो में मिलेगा, आपको इस वीडियो में मिलेगा। और जब आप शुरू से अंत तक जब गौर से देखिएगा और प्रश्न जब आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो किस तरह से प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा। तो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3, 4, 5 और सीटेट, ये पार्ट 3 है। तो आज हम इसमें देखेंगे कुछ विशेष पेड़ पौधे, कुछ विशेष पेड़ पौधे। और कुछ विशेष पेड़ पौधे में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कुछ विशेष जीव जंतु यानी जानवर। आज का टॉपिक है कुछ विशेष जीव जंतु। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे पक्षियों के घोंसले और तरह तरह के पक्षी कैसे घोंसले बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किन चीज़ों से बनाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं, इन सभी का अलग अलग पक्षियों का हम घोंसले भी आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ विशेष पेड़ पौधे। कुछ विशेष पेड़ पौधे के तहत पहला है क्रोटन। इसमें कुछ इसका जिक्र करेंगे, पीपल का जिक्र करेंगे, बरगद का जिक्र करेंगे, ये बरगद। फिर रेगिस्तानी ओक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है रेगिस्तानी ओक से और निपेंथिस से। निपेंथिस ये 2 पौधे से हमेशा, ये तो आपका ये दोनों से तो एकदम क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। निपेंथिस हो गया, फिर देखेंगे खेजड़ी देख लेंगे एक, फिर तब घोंसला देखेंगे हम लोग पक्षियों का घोंसला। जब तक पेड़ थोड़ा देख लेते हैं तब उस पेड़ पर ही तो अधिकतर पक्षियां घोंसला बनाते हैं। क्रोटन, देखिए ये क्रोटन एक ऐसा पौधा है जो ये किसान के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है कि मिट्टी में पानी है, नमी है या नहीं। इसके लिए किसान क्या करता है कि अपने फसलों के बीच में 1-2 पौधा क्रोटन का बो देता है। और क्रोटन का जो जड़ होता है ये बहुत कम विकसित होता है। जब पौधे को पानी नहीं मिलने लगता है या मिट्टी के अंदर धीरे धीरे जाने लगता है, मिट्टी के ऊपर की नमी खत्म होने लगता है, तो ये क्रोटन पौधा पहले ही मुरझाने लगता है। तब किसान को पता चलता है क्या कि अब मुख्य फसल को पानी चाहिए। इस आधार पर वो फसलों में पानी देना शुरू कर देता है। पीपल हम लोग जानते हैं ये प्राचीन काल से ही थोड़ा पूजनीय भी रहा है। इसकी विशेष वजह क्या है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा पीपल है। इसके अलावा और भी है 6-7 पौधे, लेकिन पहले पीपल के बारे में जान लेते हैं। तो पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और ये जो है इसकी पत्तियां देखिएगा कि जब हवा नहीं चल रहा होता है तो हमेशा 2-4 पत्ती इसका फड़फड़ाते रहता है, चलते रहता है, यानी इसकी पत्तियां हमेशा फड़फड़ाते रहती है। इसके अलावा है ऑरेंज गरबेरा, ये भी ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। एलोवेरा, आपके मन में क्या चल रहा है, हम समझ रहे हैं कि आप सब तुलसी क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो सब तो आप जानते हैं, इसीलिए थोड़ा लेट से बता रहे हैं। तुलसी हो गया, नीम हो गया, ये सभी पौधे के द्वारा, ये सभी पौधे भी 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। तो तीसरा तो है बरगद। देखिए बरगद एक ऐसा पौधा है जो इसका विशाल छत्र छाया होता है, बहुत बड़ा इसका जो है ना एक तरह से तना और डाल सबसे जो है ना झुका हुआ, कहा जाए कि फैला हुआ रहता है। और इसकी जो टहनियाँ होती है, टहनियों से एक जड़ निकलती है, एक नहीं कई जड़ निकलती है, टहनियों से भी जड़ निकलती है बरगद का। और वो जड़, उस जड़ को कहा जाता है खंभा जड़, जो यूपी टेट में पूछा हुआ है कि किस पौधे में खंभा जड़ पाया जाता है। तो खंभा जड़ बरगद में, या फिर स्तंभ
जड़। ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये बढ़ते हुए जमीन में जाता है, और जब ये जमीन में जाता है तो ये भी मोटा होने लगता है। मोटा होने के बाद खंभे की तरह तना को सपोर्ट करने लगता है, और खंभे को यानी तना को, बरगद के तना को ये खंभा जड़ थाम के रखता है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि कौन ऐसे पौधे हैं जिसमें दोनों जड़ पाए जाते हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। तो जो लटकता हुआ जड़ होता है बरगद में, वो जड़ झकड़ा जड़ होता है, और उसके अंदर जमीन के अंदर जो मूल जड़ होता है वो उसका मूसला जड़ होता है। रेगिस्तानी योग तो एकदम घोट के पी लीजिएगा, बता देते हैं। रेगिस्तानी योग ये हमारे देश में नहीं पाया जाता, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रेगिस्तानी योग किस देश में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी योग पहला ही क्वेश्चन, किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, इतनी गहरी जाती है कि आपको किसी में एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, किसी किताब में या किसी नोट्स में या फिर किसी एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इसकी जड़ें इतनी गहरी जाती है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं। रेगिस्तानी ओक की जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। गहराई तक जाने का मतलब कभी कभी रहता है, कहीं रहेगा क्या 40, 50, 60, 70, 80 फीट तक जाती है, कहीं रहेगा कि 25, 30, 40 मीटर तक जाता है। तो कुल मिला, या कहीं रहता है क्या ये अपने लंबाई का जो है ना 8 गुना 10 गुना अंदर तक जाता है। तो कुल मिलाकर रेगिस्तानी ओक के बारे में आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। यदि 10 फीट भी रहे, 50 फीट भी रहे, 100 फीट भी रहे, तो वो कथन हमेशा सही होता है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है ये रेगिस्तान में पाया जाता है, और इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती है या फिर बहुत कम होती है। कम होने की वजह से ये क्या करता है, जब भी इसको पानी वगैरह मिलता है तो ये इस पानी को स्टोर अपने तना में कर लेता है। मान लीजिए ये पौधा है और इसकी जड़ें नीचे है और ये तना है, तो इस तना में क्या करता है, वो अपना पानी स्टोर कर लेता है। तो स्थानीय लोग, लोकल लोग इस बात को जानता है। जानने के कारण क्या था, जब पानी का किल्लत उस एरिया में होता है तो जितने भी तना वगैरह होते हैं अपना प्यास बुझाने के लिए इस तना में होल कर देता है और पाइप डाल के निकाल लेता है। तो रेगिस्तानी ओक याद रखिएगा। अगला पौधा देखते हैं हम लोग, निपेंथिस या घटपर्णी। ये निपेंथिस या घटपर्णी, इस पौधे को हम लोग कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। कीटभक्षी क्यों कहते हैं कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जैसे चूहा हो गया, मेढक हो गया, इनको भी खा जाता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, निपेंथिस के कथन के बारे में कौन सा गलत है। उसमें लिखा था कि केवल कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि चूहा और मेढक भी छोटे छोटे जीव को खा लेते हैं। अब सवाल होता है कि ये निपेंथिस या घटपर्णी जो है ये कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं। कीड़े मकोड़े खाने का वजह है कि ये वैसे जगह पर उगता है जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है, और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ छोटे छोटे जीवों को भी खा लेते हैं, जैसे चूहा मेढक हो गया। तो ये हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है, ये मेघालय, फिर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, और फिर एक इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये कथन भी पूछा हुआ है कि निपेंथिस के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत ही पूछता है कि अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां घड़ेनुमा होती हैं, पत्तियां इसकी घड़ेनुमा होती है इस तरह की, और इसके ऊपर में एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, और इस पत्ते से एक विशेष खुशबू निकलती है या गंध निकलती है, जो भी रहे ऑप्शन में।
ये खुशबू क्या करता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे भंवरा हो गया, तितली हो गया या कीट पतंग हो गया, उन सभी को आकर्षित करता है। कौन? खुशबू या गंध। एक बार सीटेट में क्या इस बार 2021 में और 2012 में भी पूछा हुआ है कि इस घड़े नुमा पत्ती से, यानी निपेंथिस के घड़े नुमा पत्ती से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती। ये ध्वनि कभी भी नहीं निकालता है। ये क्या है? खुशबू निकलती है और इसी खुशबू के वजह से ये आकर्षित होता है। फिर इसका ढक्कन, जैसे इसमें अंदर घुसता है कीड़ा मकोड़ा, फिर ढक्कन बंद हो जाता है। बंद होने के बाद है क्या ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए तो खाता ही है, क्या ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है? ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। जैसे कि पता है हम लोग को कि किसी भी पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी पौधा वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। वो मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट या कीट पतंग या जीव जंतु जो सड़ गल कर मिट्टी में मिलता है, उसी से वो नाइट्रेट या नाइट्राइट की प्राप्ति करता है। अब ये तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही है, ये वाला इसमें याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक और निपेंथिस, यानी कीड़े मकोड़े के साथ साथ छोटे छोटे चूहे मेढक भी खा जाते हैं। ये मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। इसकी पत्तियों से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसके वजह से कीट पतंग आकर्षित होकर इसके घड़े नुमा पत्ती में फंस जाता है। तो ये अगला है खेजड़ी। ये खेजड़ी जो है ये ये राजस्थान में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में पाई जाती है। और ये राजस्थान में खेजड़ी का जो छाल होता है, यानी स्किन जिसको कह सकते हैं हम लोग, छाल होता है, उसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। और इसकी जो फलियां होती है, यानी फल जो होता है, उसके फल से सब्जी वगैरह बनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी फलियों से सब्जी और इसके छाल से दवाई बनाई जाती है। एक इसकी खासियत और एक है कि इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं कि वहाँ के लोग अपने घरों को बनाने में खेजड़ी लकड़ी का प्रयोग करता है। तो खेजड़ी के बारे में देखिए, एक और देखिए, ये खेजड़ी से जुड़ा हुआ एक कहानी भी है कि राजस्थान में खेजड़ीली नामक गांव है। ये खेजड़ीली नामक गांव है और इस गांव में क्या हुआ था कि 1730 के आसपास, लेकिन आज से लगभग 300 साल पहले, वहाँ पर एक अमृता बिश्नोई थी, अमृता देवी बिश्नोई। ये अमृता देवी बिश्नोई इस पेड़ को बचाने के लिए एक तरह से चिपको आंदोलन का रूप कर रही थी। बहुत पहले, चिपको आंदोलन को बाद का चीज़ है, आंदोलन पर्यावरण से संबंधित एक वीडियो में बनाकर डाल देंगे। तो अमृता देवी बिश्नोई ने इसी खेजड़ीली गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें एक और जो है, एक और पौधा है केला। केला देखिए, इसके बारे में तो पता है कि केला जो है ये शाक है, पेड़ नहीं है। शाक का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसका तना हरा हो, कोमल हो, मुलायम हो, वो शाक कहलाता है। तो केला को जो है ना शाक के कैटेगरी में रखा गया है। आइए थोड़ा हम लोग क्लास 4 का की पॉइंट देख लेते हैं। जो ईवीएस की किताब है उसमें एक टॉपिक है बिहार, और बिहार का एक लोचाहा गांव है। वो लोचाहा गांव है, यानी लोचाहा गांव कहाँ है? बिहार में है। और बिहार में ही क्या है कि मुजफ्फरपुर आप लोग को पता होगा कि मुजफ्फरपुर जो है वो किस लिए फेमस है? लीची। लीची का फूल फरवरी माह में खिलता है। यानी क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले, कौन से जिले लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। इसका फूल फरवरी में खिलता है। और उसी लीची के बागानों में क्या होता है कि मधुमक्खी छत्ता भी लगाती है। मधुमक्खी छत्ता भी लगाती है। मधुमक्खी की बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। इसके कुछ गुण भी होते हैं कि अंडे देने का काम रानी मक्खी करती है। अंडे देने का काम रानी मक्खी करती है। और इसी छत्ते में कई तरह के ये लोग वर्कर्स होते हैं। कुछ मजदूर मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम करती हैं।
यानी नर मक्खी का काम क्या होता है कि सिर्फ वो प्रजनन क्रिया में भाग लेता है और दूसरा कोई भी काम नर मधुमक्खी नहीं करता है। इसके अलावा इसमें जितनी भी मक्खियाँ होती है उसमें से वर्कर यानी मजदूर मक्खियाँ होती है। मजदूर मक्खियाँ का जितना भी सारा काम होता है वो मजदूर का काम करती है, चाहे उसको छत्ता बनाना हो या फिर ये फूलों का जो रस है या पराग है उसको पता चल जाता है तो वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है और डांस करते हुए अपने साथियों को बताती है कि यहाँ पर पराग या रस मिल गया है। तो इसके अलावा ये मक्खियाँ जितने भी काम हैं यानी छत्ते का बनाना, उसमें जो है बच्चे का देख रेख करना, अंडे का ख्याल रखना, ये सारा काम मजदूर मक्खियाँ करती हैं। इसी बिहार की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी जिला है जो बिहार में स्थित है और इसमें मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है कि ये फर्श पर या दीवारों पर ये आर्टिफिशियल कलर यानी आर्टिफिशियल नहीं कह सकते, जो प्राकृतिक कलर है जैसे फूल से, चावल पीसकर, हल्दी मिलाकर या फिर पत्ते से, इन सभी से रंग तैयार करके पेंटिंग्स बनाते हैं। यानी मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ प्रसिद्ध है तो मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ है, बिहार में प्रसिद्ध है। इसमें चावल पीसकर उसमें उभार उठाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि एक तरह से उभार उठाने का काम चावल पीसकर करती है और अपने फर्श और दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग्स के अंतर्गत बनाया जाता है। इसके अलावा जो है कई छोटे छोटे चीज़ हैं, जैसे इत्र के लिए प्रसिद्ध यूपी का कन्नौज है। यूपी का कन्नौज। केरल में लोग क्या करते हैं, केला खाते हैं, केला के फूल, केला फूल का सब्जी खाता है, केला फूल का। फिर महाराष्ट्र में जो है इसी तरह का दे देगा, मैचिंग दे देगा आपको, निम्नलिखित में से उसके खाद्य पदार्थ और राज्य से मिलान करें। अब केरल में केला फूल, महाराष्ट्र में सहजन का फूल, महाराष्ट्र में सहजन फूल, फिर यूपी में कचनार का फूल, यूपी में कचनार का फूल। तो इस तरह से वहाँ के लोगों का खान पान भी देख रहे हैं हम लोग, साथ साथ में ये भी देख रहे हैं आवास की बात करें तो पिछले वीडियो में आवास कुछ बताए भी थे, कुछ छूट भी गया था तो इसी वीडियो में बताते हैं। कुछ आवास जो है टेंट वाले होते हैं। टेंट का आवास यानी इसमें जो है प्लास्टिक और कपड़े से टेंट बनाया जाता है, लेकिन जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले होते हैं, उसके टेंट प्लास्टिक के डबल लेयर वाले होते हैं ताकि उसको ठंड फील ना हो। इसके अलावा लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है, चांगपा या चंपा जनजाति। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी टेंट जब बनाते हैं तो याक के बाल, याक वाइफ और याक पढ़े होंगे आप लोग बच्चे में, उसी याक का जो गर्दन पर बाल होता है उस बाल से सीट बनाता है, पहले चट्टी बनाता है और उसी सीट से जो है ना टेंट बनाता है। तो याक के बाल से जो सीट बनाया जाता है, टेंट बनाया जाता है, तो लद्दाख के लोग इसको रेवो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि लद्दाख के जनजाति, चांगपा जनजाति जो टेंट बनाते हैं याक के बालों से, उसे क्या कहा जाता है तो रेवो कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग देख लेंगे एक झूम कृषि, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है झूम कृषि क्या है, क्या क्या इसका फीचर है, विशेषता क्या है, ये भी देखेंगे हम लोग, देख लेंगे पहले। आइए हम लोग कृषि को देख लेते हैं। कृषि दो प्रकार का होता है। यहाँ पर आपको झूम कृषि बताएंगे। झूम कृषि बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार प्रश्न पूछता है। कृषि दो प्रकार का, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत दो प्रकार का कृषि, एक गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि, ये वाणिज्यिक कृषि तीन प्रकार के। अभी देखिए आदिम निर्वाह कृषि भी दो प्रकार का,
एक झूम कृषि, यहीं से क्वेश्चन आपका उठा के देता है, देखिए कितना अंदर से है। और चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, अब वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार का, एक वाणिज्यिक अनाज कृषि, थोड़ा लाइनिंग कर देते हैं, मिल रहा है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, और तीसरा रोपण कृषि, रोपण कृषि। यानी देखिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। कृषि, सबसे पहले कृषि तो जान ही रहे हैं आप लोग क्या है। कृषि 2 प्रकार का, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि में क्या होता है कि लोग अपने छोटे से जगह पर या छोटे खेतों में अपने खाने पीने की चीज़ें सिर्फ उगाते हैं, उसको लाभ कमाना, मुनाफा कमाना से ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो उस कृषि को कहते हैं हम लोग निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक कृषि का मूल उद्देश्य होता है कि बड़े पैमाने पर खेती करते हुए, पूंजी का इन्वेस्ट करते हुए लाभ कमाना। तो निर्वाह कृषि 2 प्रकार का, एक गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि ये छोटे जगह पर अपने सभी जरूरत की चीज़ों को उगा लेता है, अनाज भी उगा लेगा, फल भी उगा लेगा, सब्जी भी उगा लेगा, दलहन भी उगा लेगा, तिलहन भी उगा लेगा। तो ऐसे कृषि को हम लोग गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। आदिम निर्वाह कृषि जो होता है ये आदिवासी लोग करते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं वो ऐसे कृषि करते हैं। तो आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत झूम कृषि और चलवासी पशुचारण, ये दोनों क्या है, ये जनजाति लोग करते हैं। झूम कृषि सबसे पहला पॉइंट में क्या होगा कि ये हमारे देश में उत्तर पूर्व भारत के राज्यों, यानी उत्तर पूर्वी राज्य जो है वहाँ पर ये खेती ज़्यादा की जाती है। अब देखिए ये उत्तर पूर्व में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, फिर जाके आपका जो भी उधर राज्य है आप देख रहे हैं 7 सिस्टर्स उसी को कहते हैं। तो उत्तर पूर्व राज्य में ये कृषि होता है। इस कृषि में क्या होता है, इस कृषि में पहाड़ी एरिया जहाँ पर की झाड़ियाँ वगैरह होती है उस झाड़ियों को काट दिया जाता है। अब देखिए कहता है क्या, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि झाड़ियों को काटकर फेंक दिया जाता है, फेंका नहीं जाता, झाड़ी को काटकर खेत में ही आग लगा दिया जाता है। आग लगाने के बाद उसका राख जो होता है, राख कंपोस्ट का काम करता है। फिर जब बारिश होती है तो वो बीज को क्या करता है, बो देता है, यानी झाड़ियों को काटकर सूखने पर जला देता है। बारिश होने पर जब पानी के साथ राख मिलकर मिट्टी में मिल जाता है तो कोई हथियार वगैरह कोई जो है या औजार से उसको थोड़ा बहुत खोद खाद के जो है उसमें बीज बो देता है। तो इसमें उगाए जाने वाला मुख्य फसल जो है जैसे कि सब्जी वगैरह हो गया या फिर आपका कुछ मोटे अनाज भी हो गए, वो सब मक्का हो गया, ये सब इस क्षेत्र में उगाया जाता है इस कृषि में। अब ये झूम कृषि याद रखिएगा, हम जितना भी चीज़ बोले ये अलग अलग क्षेत्रों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि, यानी कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, उसके बाद कृषि करना। अब ये इस कृषि में एक बार फसल जब पक जाता है, टूट जाता है, तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है। उस जगह को छोड़ने के बाद फिर दूसरे जगहों पर जाता है और वहाँ भी इसी प्रोसेस से खेती करता है। फिर 2-3 साल के बाद फिर इन जगहों पर क्या होता है कि पूरा झाड़ी फिर उगता है, तो फिर यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि 2-3 साल क्या करता है, उस भूमि को कृषि करने के बाद छोड़ देता है। तो इसी को कहा गया झूम कृषि। इसको रूपांतरित कृषि भी कहते हैं। रूपांतरित कृषि मतलब कि रूप का रूपांतरित कृषि, याद रखिए क्वेश्चन में झूम कृषि रहे या फिर कर्तन एवं दहन कृषि रहे या रूपांतरित कृषि रहे। तो ये झूम कृषि जो है उत्तर पूर्व में जो होता है, ये झूम कृषि को झूमिंग कहा जाता है। झूम कृषि को उत्तर पूर्वी भारत जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो झूमिंग कहते हैं। या और भी बता देंगे हम, अलग अलग क्षेत्र के लोग झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। आप उसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, इधर ही मिटाएंगे, उधर तो अभी बताए नहीं है।
देखिएगा, ये हमारा उत्तर पूर्व राज्य जो है भारत में, ये कहता है झूमिंग। ये क्या कहता है? झूमिंग कहता है। और बुंदेलखंड के लोग इसको बेवार कहते हैं। बेवार कहा जाता है। अब मैक्सिको के लोग इसको मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको के लोग मिल्पा, मैक्सिको के लोग मिल्पा। एवं मैचिंग वाला भी देता है, 6 to 8 में तो विशेष करके ये देता है, 1 to 5 में भी दे देता है। छत्तीसगढ़ के लोग इसको दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इसको दीपा। और एक और है पोडू। आंध्र प्रदेश के लोग इसको पोडू कहते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में झूम कृषि का अलग अलग नाम है। एक और है मलेशिया, लदान। मलेशिया के लोग इसको लदान कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, पानी आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत दो जो देखे, एक झूम कृषि था और दूसरा चलवासी पशुचारण। ये चलवासी पशुचारण क्या करते हैं? अपने जानवरों के झुंड को लेकर चारा की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जिसको कहा जाता है ये चलवासी पशुचारण। इसमें जो झुंड होते हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, ये सब अपना पशु को चराने के लिए, चारा खोजने के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं। इसका कई उदाहरण है। ये अभी आप बताएं कि चांगपा जनजाति कहाँ पर है? चांगपा जनजाति लद्दाख में ये भेड़ बकरी को अपना झुंड में लेकर चराते हैं। फिर जम्मू कश्मीर में बकरवाल है। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, ये भी चलवासी पशुचारण है। और हिमाचल प्रदेश में एक और है जो गड्डी, जिसको कहते हैं, ये सब गड्डी जनजाति। ये सब जनजाति क्या है? ये चलवासी पशुचारण। वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि बड़े पैमाने पर धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, बड़े पैमाने पर खेती किया जाता है। बहुत ज़्यादा खेत भी होता है, उसमें मशीन वगैरह का प्रयोग किया जाता है। फिर उस उत्पाद को बेचकर मुनाफा कमाता। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि ये एक तरह से कृषि भी करते हैं और कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे घास भूसा या फिर पुआल वगैरह होता है, उसको पशु को खिलाता है और फिर पशु के प्रोडक्ट को, या मीट, मांस, मछली, दूध, ये सब पशु के प्रोडक्ट को बेचता है। तो दोनों इसमें मिश्रित कृषि में क्या हो गया कि पशु भी और खेती भी। खेती के प्रोडक्ट को पशु को खिलाता है, फिर पशु के प्रोडक्ट को बेचता भी। रोपण कृषि के अंतर्गत इसको हम लोग नगदी फसल भी कहते हैं। रोपण कृषि को नगदी फसल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे गन्ना हो गया, केला हो गया, काजू हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया, ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत आता है और इससे लोग मुनाफा कमाते हैं। तो ये तो था आज का एनसीईआरटी आधारित ईवीएस का क्लास, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में लेकर आएंगे हम कर्णम मल्लेश्वरी, फिर जाके घोंसला वाला इस वीडियो में नहीं डाल पाए, लंबा हो रहा था वीडियो, घोंसला हो गया। फिर विशेष जो कुछ चीज़ें हम करते हैं या बनाते हैं, उसका टॉपिक उस वीडियो में रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।